अस्सलाम वालेकुम। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। एक क्वेश्चन है, नेट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तक हो गया था। नेट नेगोशिएबल यहाँ तक हुआ होगा ना, हु मे क्रॉस अ चेक, नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग। ये नहीं कराया था हु मे क्रॉस अ चेक, ये भी हो गया था मेरे ख्याल से। ये हो गया होगा, यहाँ से करना होगा क्लासिफिकेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। अच्छा जी, पिछली क्लास में से किसी को कोई सवाल है तो पूछ लें, वरना फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर कोई पूछना चाहते हैं तो पूछ लें। सर, चेक में ड्रॉयर और पे एक हो सकता है? हो सकता है। आपने ही चेक बनाया हो और आप ही बैंक से आके कैश कर रहे हो, पे भी आप हो गए, ड्रॉयर भी आप ही हो गए। ठीक है जी। सिर्फ चेक में ही नहीं, बिल ऑफ एक्सचेंज में भी एक हो सकता है। अच्छा जी, क्लासिफिकेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे हम आते हैं तो कुछ मुख्तलिफ टाइप्स की इसकी क्लासिफिकेशन है, उनको थोड़ा हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आती है इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। नाम से ही जाहिर है, जो विद इन द बाउंड्री ऑफ पाकिस्तान बन रहा होगा वो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट होगा। जैसे कि अ नोट, बिल और चेक ड्रॉन और मेड इन पाकिस्तान, पेबल इन और डिमांड अपॉन एनी पर्सन रेजिडेंट इन पाकिस्तान शेल बी डीम टू बी एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। वही नाम से जाहिर था हमारे कि कोई भी नोट हो, बिल ऑफ एक्सचेंज हो, या वो नोट से मुराद प्रोमिसरी नोट है। ये ठीक है, कंप्लीट नहीं लिखा हुआ है इन्होंने, नोट लिखा हुआ है। कोई भी प्रोमिसरी नोट हो, बिल ऑफ एक्सचेंज हो या चेक हो जो कि पाकिस्तान में बनाया गया और किसी भी पाकिस्तानी रेजिडेंट के लिए बनाया गया, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं वो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, उसको हम कहते हैं वो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट में आता है। इसी तरह दूसरा है फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। फॉरेन इंस्ट्रूमेंट क्या है? एनी सच इंस्ट्रूमेंट not so drawn, made or made payable shall be deemed to be a foreign instrument. It means an instrument which is not an inland instrument is deemed to be a foreign instrument. कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो किसी नॉन रेजिडेंट के लिए बनाया गया हो, पाकिस्तान के बाहर बनाया गया हो, ये कुछ भी चीज हो, ठीक है, उसको हम कहेंगे फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। आसान सी बात है याद रखने के लिए कि कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा वो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट होगा। देखिए, अब ये क्लासिफिकेशन जो है ना, ये भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हमने कॉन्ट्रैक्ट की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी। ठीक है, कि हमने उसको पॉइंट ऑफ व्यू देखे थे मुख्तलिफ, इन्फोर्सिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू था, ठीक है, परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू था, तो मुख्तलिफ तरह से हमने उसकी एग्जीक्यूशन देखी थी, इन्फोर्सिबिलिटी देखी थी, ठीक है, ये तमाम चीजें देखी। तो ऐसा भी होगा कि इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है और चेक है, ठीक है, बेयरर इंस्ट्रूमेंट है और इनलैंड भी है, ये दोनों एक में मुमकिन है। चेक बेयरर था लेकिन इनलैंड बना हुआ था तो इनलैंड भी था, ठीक है, तो इस तरह से इसको थोड़ा क्लासिफाई किया हुआ है।
तो कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट नहीं होता वो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। या तो दो ही तरह, एक मेजर जो क्लासिफाई करेंगे वो दो ही हिस्सों में करते हैं, या तो इनलैंड होगा या फॉरेन होगा। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट वो है जो पाकिस्तान में बनाया गया और पाकिस्तानी रेजिडेंट को पेमेंट हो रही है उसकी, तो वो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है। फॉरेन इंस्ट्रूमेंट वो होगा जो कि इनलैंड इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा। बेयरर इंस्ट्रूमेंट, a negotiable instrument is payable to bearer which is expressed to be so payable on which the only or last endorsement is an endorsement in blank. When an instrument is payable to bearer, the holder of it is entitled to receive the payment. ठीक है, हमने पहली बात करी थी payable to bearer कि उसमें आपने किसी के नाम पे उसको खास मखसूस ना किया, ऑर्डर में ना हो, ठीक है। मतलब जो एंडोर्समेंट का कॉलम हो वो ब्लैंक हो। जैसे कि आपने देखा होगा हम चेक में नॉर्मली करते हैं कि उसकी जो बैक पे आप पलट के देखेंगे तो एंडोर्समेंट की लाइन खिंची हुई होती है जिसको हम ब्लैंक छोड़ देते हैं, ठीक है। कैश चेक बना देते हैं, हम कहते हैं कि ये बेयरर इंस्ट्रूमेंट है, एक ओपन चेक है। कोई भी बंदा जो भी उसका होल्डर होगा वो एंटाइटल है कि वो उससे पेमेंट रिसीव कर सके, जो भी उसका बेयरर होगा। आज मेरे पास है, मैं रिसीव करने के लिए एंटाइटल हूँ, कल आपके पास होगा, आप रिसीव करने के लिए एंटाइटल हो, ठीक है। लेकिन अगर एक चेक मेरे नाम पे बना हुआ है तो क्या आप उससे पेमेंट रिसीव करने के लिए एंटाइटल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बेयरर नहीं है, वो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट हो गया, ठीक है। तो बेयरर इंस्ट्रूमेंट जो भी उसका होल्डर होता है वो एंटाइटल हो जाता है पेमेंट के लिए, ठीक है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज पेबल टू बेयरर व्हिच इज एक्सप्रेस्ड टू बी सो कि लास्ट एंडोर्समेंट उसमें ब्लैंक कोई भी हो तो वो एक बेयरर इंस्ट्रूमेंट है। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? बिल्कुल इसके अपोजिट होता है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए ऑर्डर हो रहा होता है। जैसे कि नॉर्मली आपको जो सैलरी चेक मिलते हैं वो क्या होते हैं? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना। आपके वैसे तो कम सैलरी ट्रांसफर एक सबकी एक साथ होती है बैंक को पेमेंट एडवाइस के जरिए। बाद औकात जब आप न्यूली अपॉइंट होते हैं तो स्टार्ट में आपको कैश के जरिए, चेक के जरिए या कैश के जरिए सैलरी मिलती है। कैश को हटा दें, हम चेक पे बात करेंगे, ठीक है। तो चेक पे मिलती है तो आपके नाम का चेक बना हुआ होता है, वो हो जाता है ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि वो आप मुझे नहीं दे, मैं नहीं लेके जा सकता उसको जब तक आप उसको एंडोर्स ना कर दें, ठीक है। लेकिन नॉर्मली ऑफिस वाले क्या करते हैं, उसको क्रॉस भी कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होती है। फिर आता है जनाब एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट। एन इंस्ट्रूमेंट an instrument which cannot be clearly identified as either a promissory note or a bill of exchange is an ambiguous instrument. It is a faulty instrument. Its holder may treat it as a bill of exchange or promissory note. For example, when in a bill, the drawer and drawee are the same person. ठीक है, देखें एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट क्या है? कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें ये बात क्लियरली आइडेंटिफाई ना हो पाए कि जनाब ये प्रोमिसरी नोट बन रहा है या ये बिल ऑफ एक्सचेंज बन रहा है। क्योंकि देखिए दोनों में फर्क है। प्रोमिसरी नोट प्रॉमिस टू पे है, बिल ऑफ एक्सचेंज ऑर्डर टू पे, ठीक है। प्रोमिसरी नोट में मेकर बनाता है, मेकर ही साइन करके दे देता है कि मैं आपको पैसे दूंगा और वो खुद साइन करता है। तो अगर मैं, इसमें तो दो ही पार्टीज होती है ना, एक मेकर होता है, एक आपका दूसरे वाली पार्टी होती है सामने वाली, जिसको आप दे रहे होते हैं, पेई जिसे आप कहते हैं। लेकिन अगर किसी बिल ऑफ एक्सचेंज में हमने ये बात करी थी कि ड्रॉयर और ड्रॉई भी अलग अलग होते हैं। अगर ड्रॉयर और ड्रॉई एक ही बंदा हो जाए, है बिल ऑफ एक्सचेंज, लेकिन बनाने वाला अपने आप को ही ऑर्डर करेगा कि मैं आपको पेमेंट करूंगा, मतलब ड्रॉयर और ड्रॉई एक ही शख्स हो जाए, तो फिर एम्बिग्युइटी आ जाती है कि आया उसने प्रोमिसरी नोट लिखा है या उसने बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा है। क्योंकि प्रोमिसरी नोट में तो अगर मैं मेकर और पेई को मेकर कहूं तो वो अपने ही लिए प्रॉमिस कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन मतलब दो पार्टी का काम वो अकेला कर रहा होता है। लेकिन अगर बिल ऑफ एक्सचेंज कहूं तो उसमें ड्रॉयर अलग होता है और ड्रॉई अलग होता है। जैसे कि चेक बनाते आप हैं, ऑर्डर बैंक को करते हैं कि आप मिस्टर सी को पे कर दें, दोनों अलग अलग है। लेकिन अगर आप खुद ही बना रहे हैं, अपने ही नाम पे एक ऑर्डर जारी करवा रहे हैं, तो फिर यहाँ पे एक एम्बिग्युइटी आ गई कि आया आपने प्रोमिसरी नोट किया था या आपने बिल ऑफ एक्सचेंज किया था। तो अब यहाँ पे एक ऑप्शन भी आ जाता है होल्डर के पास कि वो इसको बिल ऑफ एक्सचेंज ट्रीट करे या इसको प्रोमिसरी नोट ट्रीट करे, ठीक है।
तो ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसमें क्लियर पिक्चर आइडेंटिफाई ना हो रही हो कि जनाब ये प्रोमिसरी नोट है या ये एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, तो वहां पे हम उन्हें कहते हैं कि ये एक एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट है, इसमें एक अनसर्टेनिटी है, एक एम्बिग्यूटी है। क्लियर है ये वाला? Difference in figures and words. If the amount undertaken or ordered to be paid अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में लाजमी है कि आप मेरे साथ साथ ही घर पे पढ़ते रहिएगा, क्योंकि देखिए ये थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, फिर बता रहा हूं, पहले भी बता चुका हूं, ये कॉम्प्लिकेटेड है, बाकियों के मुकाबले में थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसमें आप साथ साथ पढ़ते रहेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जैसे आज जो पढ़ा है आप घर जाके पढ़ लें, और वो घर पे ही आपको फिर आप बैठ के उसको दोबारा पढ़ लें, तो जितना अच्छा आपका रिवीजन होगा उतना अच्छा, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया कि लॉ का पेपर अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप 50 मिनट्स में भी आराम से कर लेंगे, 50 मिनट्स 1 आवर में, और अगर नहीं पढ़ा तो आप जो है वो 2.5 घंटे क्या उसको 10 घंटे में भी पेपर को नहीं कर सकते, क्योंकि फ्लूक आप खेल नहीं सकते इसमें। ठीक है, डिफरेंस इन फिगर्स एंड वर्ड्स पे आते हैं। If the amount undertaken or ordered to be paid is stated differently in figures and in words, the amount stated in words shall be the amount undertaken or ordered to be paid, provided that if the words are ambiguous or uncertain, the amount may be ascertained by referring the figures. ठीक है जी, एक मिनट एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसको आगे लेके चलता हूँ मैं। सर, बिल ऑफ एक्सचेंज में ऑर्डर होता है और प्रोमिसरी नोट में प्रॉमिस होता है, तो होल्डर डिफरेंशियल कर लेगा? डिपेंड करता है, अगर वो देखिए ये उसके ऊपर आ गया, ऑर्डर है, प्रॉमिस है, लेकिन एक एम्बिग्यूटी तो आपने छोड़ दी ना। डिफरेंशिएट वो बिल्कुल कर सकता है, लेकिन आप खुद से एक एम्बिग्यूटी छोड़ लें कि भाई या तो इसको तुम प्रोमिसरी नोट कर लो या इसको तुम वैसे कर लो, अपना बिल ऑफ एक्सचेंज ट्राई कर लो। एम्बिग्यूटी आप छोड़ लें, उसके लिए एक रूम छोड़ लें आप उसके लिए ऑप्शन का। ठीक है, अच्छा, डिफरेंस इन फिगर्स एंड वर्ड्स, देखिए कभी कभी ऐसा होगा कि जब भी आप कोई बिल ऑफ एक्सचेंज या कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होगा तो उसमें ये भी मुमकिन है, आपको पता होगा कि अमाउंट दोनों तरह से लिखा जाता है, उनको नंबर्स में भी लिखा जाता है और उनको वर्ड्स में भी लिखा जाता है। ठीक है, तो इसमें मुमकिन है कि दोनों के अमाउंट डिफरेंस कर जाए, तो अगर दोनों के अमाउंट डिफरेंस करते हैं तो हम ज्यादा प्रेफरेंस उसको देते हैं जो वर्ड्स में लिखा हुआ होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपकी वर्ड्स में राइटिंग ऐसी है कि वो अगले की समझ में नहीं आ रही, तो फिर वो नंबर्स की तरफ जाएगा, फिगर्स की तरफ जाएगा। ठीक है, ये तो लॉ ने बात कही हुई है, लेकिन नॉर्मल लाइफ में अगर इन दोनों अमाउंट में डिफरेंस हो तो फिर हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते, हम उसको वापस कर देते हैं। कभी आपको अगर तजुर्बा करना हो तो आप बैंक लेकर जाइएगा, चेक कोई उसमें दोनों चीजें डिफरेंट करके देखिएगा, बैंक उसको वापस कर देगा। ठीक है, नॉर्मल लाइफ में हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को वापस कर देते हैं, या कोई भी एग्रीमेंट, कोई भी प्रोनोट आप भी साइन कर रहे होंगे तो आप भी वापस कर देंगे कि नहीं इसमें मसला है, अमाउंट अलग है, फिगर अलग है। लेकिन लॉ कहता है कि कल को अगर इस तरह का कोई इंस्ट्रूमेंट हो और तुम हमारे पास आए तो हम तो उसमें से वर्ड्स वाले को सिलेक्ट करेंगे, और अगर वर्ड्स वाले में कोई एम्बिग्यूटी छूटती है तो फिर हम नंबर्स वाले की तरफ जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपने स्पेलिंग ऐसे लिखी कि समझ में ही नहीं आ रही आपकी राइटिंग, तो फिर हम नंबर्स की तरफ जाएंगे। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट पेएबल ऑन डिमांड। A note or bill is payable on demand when it is expressed to be so or to be payable at sight or on presentment, when no time for payment is specified in it, or when the note or bill accepted or endorsed after it is overdue. ठीक है, as regard the person accepting or endorsing it, the expression at sight and presentment means on demand. कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो आप हमेशा पेबल ऑन डिमांड बना दें, पेबल ऑन डिमांड का मतलब ये जब उसको दिखाया जाएगा तो ही वो पे होगा, उसको भी हम पेबल ऑन डिमांड में लेते हैं कि भाई जब प्रेजेंट करोगे तो ही पेमेंट होगी, या जब किसी इंस्ट्रूमेंट पे कोई टाइम मेंशन ना हो, आपने कोई टाइम ही नहीं रखा, ठीक है, पेमेंट का, तो फिर हम कहेंगे कि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो डिमांड पे होगा।
या when the notice or bill or endorsed after it is overdue as regard the person accepting or endorsing, या कोई भी बिल जो ऑलरेडी ओवरड्यू हो चुका है, फॉर एग्जांपल 3 महीने डेट थी, अब 3 महीने तो ऊपर हो चुका है, अगर कोई भी बिल ओवरड्यू हो गया और उसको आप एंडोर्स कर रहे हैं या एक्सेप्ट कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो उसको भी हम पेबल ऑन डिमांड कहेंगे, क्योंकि देखें जो भी उसका मेच्योरिटी टाइम था वो तो वो कंज्यूम कर चुका है ऑलरेडी। कंज्यूम करने के बाद अब क्या हो गया है, अब वो प्रेजेंट होगा, ठीक है। मेच्योरिटी टाइम उसको ऑलरेडी कंज्यूम हो गया है, जब कंज्यूम हो गया तो इसका मतलब है वो प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट हो गया तो इसका मतलब है डिमांड पेबल ऑन डिमांड हो गया है, कि जब आप डिमांड करेंगे तब पेमेंट करेंगे। पेबल ऑन डिमांड का जैसे कि चेक हमने पढ़ा था कि जब तक आप उसको भले 10 महीने तक आप जेब में रख के घूमते रहे, 20 दिन तक जेब में रख के घूमते रहे, वो कभी भी कैश नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो पेबल ऑन डिमांड होता है। जब तक आप बैंक में जाकर उसको प्रेजेंट नहीं करेंगे वो कभी भी बैंक आपको पेमेंट नहीं करेगा। तो इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑन डिमांड भी होते हैं, ये भी एक क्लासिफिकेशन है। बैंक को सू कर सकते हैं फिर वर्ड्स एंड फिगर्स के लिए। बैंक तो बेटा एक्सेप्ट ही नहीं करता ना, बैंक को आप सू क्यों करेंगे? वजह, क्योंकि बनाया तो आपने, बैंक खुद से थोड़ी लिख रहा है। बैंक पे आप सूट तब फाइल करें कि भैया आप बोलेंगे मेरे तो वर्ड सही थे और नंबर्स अलग थे, आपने नंबर्स को क्यों लिया? लॉ तो कहता है कि जब नंबर्स और वर्ड्स अलग अलग हो तो पहले आपने वर्ड्स को कंसीडर करना है, बाद में अगर उसमें कोई अनसर्टेनिटी हो तो आपने नंबर की तरफ जाना है। तो आप फर्स्ट ऑप्शन में नंबर की तरफ कैसे चलेगा? ये तो आप सूट वगैरह फाइल कर सकते हैं, लेकिन बैंक अपनी पॉलिसी के तहत इस तरह के चेक लेता ही नहीं है। इवन आप इसकी बात कर रहे हैं, अगर आपकी हल्की सी ओवर राइटिंग भी हो तो बैंक मना कर देता है कि जाए इस पे साइन करा करना है, ठीक है। लास्ट दोबारा बताऊं, इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑन डिमांड की शायद आप बात कर रहे होंगे। इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑन डिमांड क्या होता है? या तो कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो प्रेजेंट करने पे पेमेंट हो, हम उसको कहते हैं कि ये पेबल ऑन डिमांड इंस्ट्रूमेंट है। या कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें कोई टाइम मेंशन नहीं था, या कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि ओवरड्यू हो चुका है, मैच्योर्ड हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी उसकी एंडोर्समेंट चल रही है। अगर इंस्ट्रूमेंट मैच्योर्ड हो गया, उसकी पेमेंट के टाइम आ चुका है और अभी भी उसकी एंडोर्समेंट चल रही है, तो इसका मतलब है अब ये इंस्ट्रूमेंट ऐसा बन गया कि जब आप इसको दिखाएंगे तो आपको पेमेंट मिल जाएगी। क्योंकि देखिए टाइम भी आता है तो दिखाना तो पड़ता है ना। तो अगर एक इंस्ट्रूमेंट टाइम कंज्यूम कर चुका है तो उसके बाद वो इंस्ट्रूमेंट ऐसा हो गया है कि अब आप उसको दिखाएं और पेमेंट ले जाएं, पेबल ऑन डिमांड हो गया। ठीक है जी, क्लियर है? फिर आपके पास है इन क्वेश्चन आया है, एक मिनट। अच्छा क्लियर, उन्होंने बताया है, पूछा नहीं। अच्छा, इनकोएड इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? देखो पॉइंट 7 का सी क्यों नहीं क्लियर हो रहा, मुझे एक बात बताओ। एक चीज है, एक बिल ऑफ एक्सचेंज था तुम्हारे नाम का, 3 महीने उसकी टाइम लिमिट थी, आज 3 महीने गुजर गए, उसके बाद तुम किसी और को दे रहे हो। जब तुम किसी और को एंडोर्स कर रहे हो कि भाई मेरे पास तुम्हारे लिए देने को पैसे तो नहीं है, लेकिन ये मेरे पास एक बिल ऑफ एक्सचेंज पड़ा हुआ है जो मिस्टर काशान जो है मुझे पेमेंट करेंगे, इसके तहत इसकी टाइम पूरा हो चुका है, मैं काशान साहब के वहां नहीं जा रहा, आप ये बिल ऑफ एक्सचेंज मेरे से ले लो, मैं आपके नाम पे एंडोर्स कर देता हूँ। आपने उसको एंडोर्स कर दिया। अब जब आपने उसको एंडोर्स किया तो मुझे आप एक बात बताएं, क्या वो मजीद 3 महीने रुके, या वो बिल उसके बाद ऐसा है कि वो अभी काशान साहब के पास जाके प्रेजेंट करे और उसको पेमेंट हो जाएगी? बताएं आप। ऐसा ही है ना कि वो प्रेजेंट करेगा जाके और पेमेंट हो जाएगी। जब वो प्रेजेंट करेगा और पेमेंट हो जाएगी तो पहले वाले पॉइंट में क्या लिखा था? कोई भी बिल जो प्रेजेंट के बाद पेमेंट हो रहा हो वो पेबल ऑन डिमांड हो गया। जब एक बिल अपनी मेच्योरिटी ऑलरेडी कंज्यूम कर चुका है और आप लोग अब उसको अभी भी पे ऑफ नहीं कर रहे, आप उसको एंडोर्स करे जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपने अभी उसको पेबल ऑन डिमांड हुआ हुआ है वो, कि जो उसकी डिमांड कर देगा जाके उसको उसकी पेमेंट हो जाएगी। मतलब जो भी उसको प्रेजेंट कर देगा पेमेंट के लिए उसकी पेमेंट उसी वक्त हो जाएगी, उसको रुकना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी टाइम तो उस पे जो मेंशन था वो खत्म हो गया है, वो मैच्योर्ड हो गया है। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। इनकोएट इंस्ट्रूमेंट,
Inchoate instrument is an incomplete instrument. A person signs and delivers to another a blank or incomplete stamped instrument and authorizes the other person to convert it into a negotiable instrument by filling the blanks. When the instrument is filled up, the signer becomes liable on the instrument. The signer is liable to the amount specified therein, but not exceeding the amount covered by the stamp. But no person other than a holder in due course shall recover from the person delivering the instrument anything in excess of the amount intended to be paid by him. अच्छा जी, देखिए पहले तो समझे इनक्वाइट इंस्ट्रूमेंट क्या है। कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें आप इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन लिखें, कुछ लाइंस आप इनकम्प्लीट छोड़ दें, फॉर एग्जांपल अमाउंट की लाइन छोड़ दें, डेट की लाइन छोड़ दें, स्टैम्प ना किया हुआ हो, वो चीजें कहलाती हैं इनक्वाइट इंस्ट्रूमेंट। कि आपने अमाउंट वगैरह की लाइन छोड़ दी और अगले को कहा कि ये फिल करके साइन कर दो, ठीक है, आपने अगले को क्या कहा कि ये फिल करके साइन कर दो, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं इनकोएट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अच्छा, इसमें जो ये लाइन लिखी हुई है बट नो पर्सन अदर देन अ होल्डर, इसको मार्क कर लीजिएगा, ये यहां से लेके डेफर है, क्योंकि अभी जब आप होल्डर इन ड्यू कोर्स के प्रिविलेजेस पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तो वहां पे ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। क्योंकि इसमें देखिए क्या बात लिखी हुई है, इसमें लिखा है इनक्वाइट इंस्ट्रूमेंट में कि आपने अमाउंट का कॉलम ब्लैंक छोड़ा और वहां पे सामने वाली पार्टी को कहा कि आप इसमें से अमाउंट फिल आउट कर लें, ठीक है, आप इसमें से अमाउंट जो है वो फिल कर ले, लेकिन अमाउंट जो है जो स्टैंप लगी हुई है कभी भी उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, कभी भी उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा होगा तो फिर रिकवर नहीं होगा। अच्छा, बाद औकात ऐसा भी हो सकता है कि आपकी अगले से बात हुई भी हो 1000 रुपए की, 1000 रुपए फिल करने, लेकिन जब आपने उसको ब्लैंक छोड़ के इंस्ट्रूमेंट दिया, उसने वहां पे 1200 रुपए लिख दिए, तो ये बात भी मुमकिन है। तो कभी भी अगर उसने ज्यादा अमाउंट लिख दिया तो कोई भी बंदा, कोई भी जो होल्डर होता है वो रिकवर नहीं कर सकता, वो पूरे 1200 1000 ही मिलेंगे। लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स के भाई ये प्रिविलेज होता है कि वो 200 रुपए एक्स्ट्रा भी रिकवर कर सकता है, ठीक है। वो मैं जब आपको होल्डर इन ड्यू कोर्स के प्रिविलेज पढ़ाऊंगा तो वहां पे भी ये 3 लाइनें लिखी हुई हैं, वहां पे हम इसको थोड़ा डिटेल में देख लेंगे। लेकिन अभी के लिए इनक्वाइट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि ब्लैंक को, उसमें कुछ चीजें इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन हो, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक अमाउंट आपका बीच में ऑथराइज किया हुआ है कि 600 रुपए बढ़ने, तो आपने वहां पे 600 फिल करा और पे साइन कर दिया, ठीक है। लेकिन अमाउंट बढ़ते वक्त ये बात याद रखनी होती है कि कभी भी आप स्टैंप से एक्सेस अमाउंट नहीं भरेंगे, आप हमेशा वो भरेंगे जो स्टैंप कवर कर रही हो स्टैंप एक्ट के तहत, ठीक है। फिर आ जाता है टाइम इंस्ट्रूमेंट। A time instrument means the instrument in which time for payment is mentioned. A note or bill is a time instrument when it is expressed to be payable after a specified period on a specified day after sight on the happening of event which is certain to happen. ठीक है जी, कह रहे हैं कि टाइम इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसपे पेमेंट का टाइम मेंशन, कोई भी बिल, कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट जो कि पेबल हो किसी स्पेसिफाइड डेट पे, कि स्पेसिफिक दिन लिखा हुआ होगा इस दिन मैं आपको पेमेंट करूंगा, या उसमें एक पीरियड मेंशन हो गया इस पीरियड के बाद मैं आपको पेमेंट करूंगा, या उसमें ऐसा मेंशन हो कि जब आप प्रेजेंट करेंगे तो मैं आपको पेमेंट करूंगा देखने के बाद, यानी आफ्टर साइट, या किसी भी सर्टेन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विच इज सर्टेन टू हैपन। देखें अब यहाँ पे ये सर्टेन का वर्ड बहुत काम का है कि कोई भी हैपनिंग ऑफ एन इवेंट जिसका होना मुमकिन है, ठीक है, ऑन द हैपनिंग ऑफ इवेंट विच इज सर्टेन टू हैपन, जिसका होना भी मुमकिन था। अनसर्टेनिटी की कोई गुंजाइश नहीं कि आप किसी अनसर्टेन इवेंट के ऊपर डिपेंड कर दें, नहीं, इवेंट की सर्टेनिटी की बात होगी, हमेशा अनसर्टेनिटी की नहीं होगी। यहाँ पे कि आपने उसको सर्टेन इवेंट के ऊपर डिपेंड कराया हुआ था कि ये इवेंट हो जाए, होगा तो मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, लेकिन ये भी पता है कि ये इवेंट होना ही होना है, 19-20 हो सकता है उसकी टाइम ड्यूरेशन, ठीक है, टाइम ड्यूरेशन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इवेंट जरूर होना है, ठीक है जी। जैसे आपके जो पेपर हैं ये होने हैं, हो सकता है कोविड की वजह से आगे पीछे हो, ठीक है, या कैंपस बेस हो, या आपको रिमोट एक्सेस हो, ये चीज एक ऑप्शन है, लेकिन होना है पेपर, ये चीज सर्टेन है,
ठीक है, इसको इस तरह से समझे कि इवेंट के होने पे तो हमने डिपेंड कराया, लेकिन कौन सा इवेंट जिसकी सर्टेनिटी 100% है कि होगा जरूर, हो सकता है अभी ना हो, 1 महीने बाद हो, 2 महीने बाद हो, लेकिन होगा जरूर। जैसे ईद को पे करूंगा, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं आप, लेकिन ये स्पेसिफाइड डे में आ गया, ठीक है, क्या आप ईद के दिन पे करेंगे, ठीक है। तो इस चीज को हम कहते हैं टाइम इंस्ट्रूमेंट, कि कोई स्पेसिफाइड पीरियड हो रहा हो या स्पेसिफिक डे हो रहा हो या देखने के बाद हो रहा हो या ऑन ओपनिंग ऑफ एन इवेंट व्हिच इज सर्टेन टू बी हैपन, कि किसी इवेंट के होने पे हो मुमकिन हो, लेकिन उस इवेंट का होना भी जरूरी है, अनसर्टेन इवेंट के ऊपर नहीं हो सकता। अच्छा जी, द एक्सप्रेशन आफ्टर साइट, जैसे कि आपने कॉइन टॉस किया, आपने कहा चांद आया तो मैं पेमेंट करूंगा, छाप आया तो मैं पेमेंट नहीं करूंगा, ये अनसर्टेनिटी हो गई, ठीक है। फिर द एक्सप्रेशन आफ्टर साइट मीन्स a note after presentment for site, in a bill after acceptance or noting for non-acceptance or protest for non-acceptance. A check cannot be a time instrument because the check is always payable on demand. कह रहे हैं कि जो एक्सप्रेशन आफ्टर साइट है, इसके लिए हम कहते हैं कि नोट जो है, इन अ नोट आफ्टर प्रेजेंटमेंट फॉर साइट, इन अ बिल आफ्टर एक्सेप्टेंस। देखें नोट का क्या सीन होता है, नोट बनाने वाला भी खुद ही होता है, साइन करने वाला भी खुद ही होता है, तो वो उसमें हम प्रेजेंटमेंट कहते हैं, आप इतना नोट आफ्टर प्रेजेंटमेंट फॉर साइट, कि देखने के लिए दिया जाता है, लेकिन बिल को ना सिर्फ देखना होता है, उसको एक्सेप्टेंस पहले करनी होती है। नोट तो आपने खुद ही साइन करना है ना, क्योंकि प्रॉमिस आप खुद से कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप किसी को ऑर्डर दे रहे हैं तो उसने साइन करके आपको वापस देना है, मतलब उसने आपके ऑर्डर को एक्सेप्ट भी करना है। तो ये जो एक्सप्रेशन है आफ्टर साइट मींस, इसके मायने नोट की सूरत में आते हैं प्रेजेंटमेंट फॉर साइट, कि जब आप देखने के लिए देंगे तो पेमेंट कर देंगे, लेकिन बिल के उसमें आते हैं आफ्टर एक्सेप्टेंस और नोटिंग फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, प्रोटेस्ट फॉर नॉन एक्सेप्टेंस। देखिए प्रोटेस्ट और नोटिंग क्या होता है ये हम आगे देखेंगे, इसको इन दो वर्ड्स को हाईलाइट कर लें। जब बिल को नॉन एक्सेप्टेंस होती है तो हम वहां पे प्रोटेस्ट और नोट कराते हैं, नोटिंग और प्रोटेस्टिंग कराते हैं एक प्रोसीजर के तहत, वो हम आगे देखेंगे, बाकायदा टॉपिक है हमारा नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग, ठीक है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट होता है, ठीक है। चेक जो है, चेक कभी भी टाइम इंस्ट्रूमेंट नहीं हो सकता, चेक हमेशा पेबल ऑन डिमांड बनता है, इसमें कभी भी कोई टाइम मेंशन नहीं होगा, ये हमेशा पेबल ऑन डिमांड है, जब आप जाएंगे प्रेजेंट करेंगे तो पेमेंट होगी, अदरवाइज पेमेंट नहीं होगी, हमेशा आपको इसकी पेमेंट डिमांड करनी पड़ती है। खुद से कभी भी बैंक आपके पीछे नहीं आएगा कि आपके पास हमारा एक चेक मौजूद है, आप उसकी पेमेंट हमसे ले लें, ये हम लेकर आ गए आपके घर, नहीं, आप खुद जाएंगे बैंक से बोलेंगे तो वो पे करेगा, अदरवाइज वो कभी भी पे नहीं करेगा। फिर आता है आपके पास फिक्टिशियस बिल। A fictitious bill is a bill in which the name of the drawer or payee or both is fictitious. When both the drawer and the payee of a bill are fictitious person, the acceptor is liable to holder in due course. Okay, if the holder in due course can show that the signature of the supposed drawer and that of the first endorsed me are in the same handwriting. देखिए इसमें अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखें कि फिक्टिशियस बिल क्या होता है, जिसमें ड्रॉयर या पेई एक फिक्टिशियस पर्सन हो। फिक्टिशियस समझते हैं, एक सेल्फ क्रिएटेड, जिसका हकीकत में कोई वजूद नहीं है, ठीक है, बनाने वाला या जिसको पेमेंट हो रही है, दोनों जो है वो फिक्टिशियस है, या कोई एक भी आपने फिक्टिशियस पर्सन डाला हुआ है, तो ऐसी सूरत में बिल को हम कहेंगे कि वो एक फिक्टिशियस बिल है। मतलब किसी भी बिल में देखें, अगर किसी भी बिल में कोई भी पर्सन जो है वो फिक्टिशियस आया है तो हम उसको कहेंगे वो फिक्टिशियस बिल है। ये याद रखिए, आसान सी बात है कि कोई भी ड्रॉयर या पेई अगर फिक्टिशियस होगा तो हम कहेंगे वो फिक्टिशियस बिल है, ठीक है। धोखेबाजी हो रही है ना इसमें, फिक्टिशियस बिल आपके लिए किया हुआ। फिर आ जाता है अकोमोडेशन बिल। An accommodation bill means a bill which is drawn and accepted without consideration. The accommodated party cannot, after he has paid the amount the bill
recover the amount from any party who became a party to the bill for his accommodation. The holder in due course may recover the amount of such bill from any prior party. The party accommodating is called the accommodation party. The party accommodated is called the accommodated party. देखिए accommodation bill क्या होता है, जो कि drawn हो और accept किया जाए without consideration. उसमें कोई consideration ना हो, अगले को सिर्फ accommodate करने के लिए आप करें, ठीक है। अगर accommodation पार्टी जो है accommodated party, ठीक है, तो the accommodated party cannot, after he has paid the amount of the bill, recover the amount from any party who became a party to the bill for his accommodation, ठीक है। अगर इस बिल पे कोई accommodated party पेमेंट कर देती है तो वो कभी भी वो अमाउंट रिकवर नहीं कर सकती, सिर्फ होल्डर इन ड्यू कोर्स रिकवर कर सकता है। होल्डर इन ड्यू कोर्स रिकवर क्यों कर सकता है, ये उसके बेनिफिट्स में शामिल है, क्योंकि देखें आगे आप जाके देखेंगे अब होल्डर इन ड्यू कोर्स का मुख्तलिफ वर्ड आ रहे हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। होल्डर इन ड्यू कोर्स को प्रिविलेजेस देने की कुछ वजह है, वजह ये होती है कि उसको हमेशा बिल जो है वो कंसिडरेशन के अगेंस्ट में मिलता है। होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स में एक छोटा सा डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस एक डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्या है कि होल्डर तो वो है जिसके पोजीशन में बिल आ जाता है, लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स को हमेशा बिल कंसिडरेशन के अगेंस्ट में मिलेगा। होल्डर को तो गिफ्ट भी मिल सकता है, होल्डर इन ड्यू कोर्स हमेशा क्योंकि कंसिडरेशन के अगेंस्ट में लेता है, इसलिए उसको ये प्रिविलेजेस हासिल है, क्योंकि वो बदले में कुछ दे रहा होता है। अब क्योंकि बदले में वो कुछ दे रहा होता है, इसलिए आपको पता है कि लॉ जो है वो जस्ट एंड इक्विटेबल प्रिंसिपल के ऊपर डील करता है, तो यही वजह है कि उसके साथ कोई नाइंसाफी ना हो, तो लॉ ने उसको एक प्रिविलेज दी हुई है कि भाई तुम उस बिल में भी रिकवरी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अकोमोडेशन बिल क्या होता है कि कोई भी ऐसा बिल जो विदाउट कंसिडरेशन ड्रॉन और एक्सेप्ट हो और अकोमोडेटेड पार्टी अगर पे कर देती है तो वो अमाउंट फिर वो रिकवर नहीं कर सकती किसी भी पार्टी से जो पुरानी वाली लायबल होती है। अनडेटेड बिल, when the date of a bill is not mentioned and where the date of the acceptance of a bill payable at a fixed period after sight is omitted, any holder may insert a true date of issue or acceptance as the case may be, and such insertion is valid. The instrument cannot be considered invalid merely because it is undated. अगर आपको कोई undated instrument मिल जाता है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चेक दे दूं जिसपे डेट ना डालूं, सिर्फ साइन वगैरह करके दे दूं, तो वो अनडेटेड बिल है या अनडेटेड चेक कह लें, आप उसको कुछ भी कह लें, ठीक है। आप उस पर चाहे जो डेट इंसर्ट करेंगे उसी दिन से वो वैलिड हो जाएगा। तो इसी तरह बिल ऑफ एक्सचेंज होता है कि कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट जिसके ऊपर कोई डेट ना डली हुई हो, ठीक है, तो वो अनडेटेड कहलाएगा। आप जो डेट उसमें इंसर्ट कर देंगे उसके बाद वो वहां पे वैलिड हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेट ना होने की बेस पे आप किसी बिल ऑफ एक्सचेंज को इनवैलिड कह दें, आप उसको इनवैलिड नहीं कह सकते। आप उसमें जो भी डेट इंसर्ट करेंगे वही डेट को हम वैलिड मान लेंगे, वहीं से वो बिल वैलिड हो जाएगा। बैंक ड्राफ्ट, it is an order issued by one bank to another bank or its branch to pay a specified sum of money to a specified person or his order. It is a negotiable instrument like a check. Its payment cannot be stopped. It is also known as demand draft. पे ऑर्डर है, बैंक ड्राफ्ट क्या है, एक इशूड बाय वन बैंक टू अनदर बैंक और इट्स ब्रांच टू पे अ स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी। देखें ये एक पे ऑर्डर की टाइप होती है, लेकिन ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये जिसके नाम का बना होता है ये उसी को मिलता है, ठीक है। इसको आप नेगोशिएट नहीं कर सकते फर्दर। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, जो ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी है, ठीक है, इसको आप नहीं कर सकते। अगर आपके नाम का आप लोग बनवाते होंगे आईसीएमए के नाम के पे ऑर्डर, उसमें क्या होता है, एक बैंक दूसरे बैंक को ये ऑर्डर करता है कि आईसीएमए को आप पेमेंट कर दें, यही चीज पे ऑर्डर कहलाती है, ठीक है। सॉरी मैंने गलत बता दिया, वो पे ऑर्डर में आप ऑर्डर करते हैं बैंक को कि आईसीएमए को पेमेंट कर दे, वो गलत। ये क्या है, बैंक ड्राफ्ट क्या है, इट इज एन ऑर्डर इशूड बाय वन बैंक टू अनदर बैंक। ये एक बैंक दूसरे बैंक को ऑर्डर करता है या उसकी ब्रांच को ऑर्डर करता है कि आप जो है स्पेसिफाइड सम जो है वो पे कर दे किसी शख्स को, ठीक है। बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन होती है, एक बैंक दूसरे बैंक को ऑर्डर कर रहा होता है, तो ये चीज कहलाती है बैंक ड्राफ्ट, ठीक है जी।
पे ऑर्डर में यही होता है कि आप ही चेक की तरह अगले बैंक को ऑर्डर करते हैं कि पे करवा दें, वहां पे बैंक दूसरे बैंक को करता है कि आप फला पेमेंट कर दें, तो ये चीज कहलाती है बैंक ड्राफ्ट। बिल इन सेट्स, bill of exchange drawn in parts is called bill insets. Some provisions relating to bill insets are, देखिए जब भी bill of exchange को हम पार्ट कर दें, मुख्तलिफ पार्ट्स में कर दें, तो उसको कहलाते हैं bill insets। बिल ऑफ एक्सचेंज ही होते हैं लेकिन मुख्तलिफ पार्ट्स में होते हैं, उनके सेट बना लेते हैं, 3-4 हो, 2-3 हो, एक से ज्यादा होते हैं तो उसको हम कह देते हैं बिल इन सेट्स। लेकिन उसके कुछ प्रोविजन होते हैं। पहला होता है ईच पार्ट मस्ट बी नंबर्ड, हर पार्ट में एक नंबर मेंशन होना चाहिए। दूसरा होता है ईच पार्ट must contain a provision that it shall continue to be payable only so long as the other parts remain unpaid। ठीक है, कह रहे हैं कि हर पार्ट पे पहला नंबर हो। दूसरा क्या है, ईच पार्ट मस्ट कंटेन अ प्रोविजन, हर पार्ट में ये प्रोविजन भी मौजूद होना जरूरी है दैट इट शैल कंटिन्यू टू बी पेएबल ओनली सो लॉन्ग एज द अदर पार्ट्स रिमेन अनपेड, कि ये तब तक पेएबल के लिए कंटिन्यू रहेगा जब तक दूसरे अनपेड, मतलब जिसका जब नंबर आएगा तो वो पेमेंट के लिए लायबल है। Each part must contain reference to other part, हर पार्ट के ऊपर दूसरे का रेफरेंस होना चाहिए, मतलब जो उसके जो सेट्स के बाकी बिल हैं उनका रेफरेंस नंबर वगैरह कुछ ना कुछ होना चाहिए। Each part must be signed and delivered by the drawer, हर पार्ट साइन भी होगा और ड्रॉयर के जरिए डिलीवर्ड भी होगा। All the parts of the whole set need not be accepted, ये भी जरूरी नहीं कि आप तमाम पार्ट्स को एक्सेप्ट करें। When a person accepts or endorses different parts of the bill in favor of different person, he and the subsequent endorser of each part are liable on such part as is were a separate bill। देखें बिल सेट्स में, ठीक है, एक से ज्यादा बिल हर किसी को एक्सेप्ट किया और इंडोर्स कर दिया अलग अलग लोगों के नाम पे, ठीक है, हर किसी को एक्सेप्ट करके अलग अलग लोगों के नाम पे इंडोर्स कर दिया, तो ना सिर्फ वो बल्कि जो सब्सिक्वेंट इंडोर्सर है हर बंदा अपने पार्ट के लिए लायबल होगा। ठीक है, जो पार्ट उसके हिस्से में आया है बिल का वो सिर्फ उसके लिए लायबल होगा। फिर लास्ट है as between holder in due course of different parts of the same set, he who first acquired title to his part is entitled to the other part and the money represented by the bill। इस पॉइंट को भी आप रेफर करें, हम वापस अभी होल्डर इन ड्यू कोर्स पढ़ के एक बार दोबारा इन क्लासिफिकेशंस पे आएंगे। ठीक है, फिर आ जाए डॉक्यूमेंट्री बिल। ये क्या होते हैं? इन अ डॉक्यूमेंट्री बिल द डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू द गुड्स रिप्रेजेंटेड बाय द बिल, बिल ऑफ लीडिंग, रेलवे रिसिप्ट, मैरिज इंश्योरेंस पॉलिसी, ये तमाम डॉक्यूमेंट्री बिल कहलाते हैं। ठीक है जी, कि डॉक्यूमेंट्री बिल क्या होता है? द डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू द गुड्स, जो भी डॉक्यूमेंट गुड्स से रिलेट करता है उसका डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल भी हो सकता है, कुछ भी चीज हो सकती है। ठीक है, तो वो चीज कहलाती है, जैसे कि रेलवे रिसिप्ट्स आपके ट्रांसपोर्ट के होते हैं, ये तमाम के तमाम गुड्स से लिंक कर रहे होते हैं ना, तो ये तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्री बिल कहलाते हैं। इसके बाद क्लीन बिल, व्हेन नो डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल रिलेटिंग टू द गुड्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स आर अटैच्ड टू द बिल, इट इज कॉल्ड क्लीन बिल। जब कोई भी, अब जैसे डॉक्यूमेंट्री बिल आपके पास आ गया बिल ऑफ लैंडिंग, लेकिन उसके ऊपर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल कोई अटैच नहीं हुआ हुआ, तो फिर वो क्लीन बिल भी है। डॉक्यूमेंट्री बिल तो है, उसके साथ साथ क्लीन बिल भी। जब आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ना हो, ओनरशिप का कोई डॉक्यूमेंट अटैच ना हो रहा हो, ठीक है, बिल ऑफ लैंडिंग में तो फिर आ जाती है, ओनरशिप का कोई डॉक्यूमेंट आपके पास अटैच ना हो रहा हो, तो फिर हम कहते हैं कि ये क्लीन बिल है। ट्रेड बिल, a bill may be trade bill, ये जो अकोमोडेशन बिल लिखा हुआ है इसको काट दिएगा। ट्रेल बिल वही होता है व्हेन अ बिल इज ड्रॉन एक्सेप्टेड एंड एंडोर्स्ड फॉर कंसीडरेशन, कि जब भी कोई बिल एक्सेप्ट या एंडोर्स हो कंसीडरेशन के अगेंस्ट में, तो हम उसको कहते हैं कि ये ट्रेड बिल है। ठीक है, जब भी कोई बिल कंसीडरेशन के अगेंस्ट में एंडोर्स होगा तो हम उसे कहेंगे कि ये ट्रेड बिल है।
फिर हम आते हैं स्क्रू की तरफ। जब भी कोई बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह आप सिर्फ कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पे किसी के पास सेफ कस्टडी में रखवाते हैं तो हम उसे कह देते हैं कि ये स्क्रू है, ठीक है, जब आप सिर्फ एज अ सिक्योरिटी किसी के पास रखवाते हैं। When a negotiable instrument is endorsed and delivered conditionally or for a special purpose only, example as a collateral security or for safe custody, and not for the purpose of transferring absolutely property therein, it is called an screw. In this case, the property in the instrument does not pass to the endorsee. The liability to pay case of an screw does not arise if the conditions agreed upon there are not fulfilled or for the purpose for which the instrument was delivered is not satisfied. It does not affect the right of a holder in due course. देखिए जी, कहते हैं कि जब भी आप कोई बिल या कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सिर्फ फॉर द सेफ कस्टडी किसी के पास रखवाते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये स्क्रू है, कि आपने इसको सिर्फ सेफ कस्टडी के लिए रखवाया है। आपका हरगिज ये मकसद नहीं है कि ओनरशिप जो है वो किसी चेक की या किसी भी बिल ऑफ एक्सचेंज की ओनरशिप आपके पास थी आप किसी और को ट्रांसफर करें, आपका हरगिज ये मतलब नहीं है। आपका मकसद क्या है, सिर्फ उसके पास एज अ सेफ कस्टडी रखवाना। तो हम कहते हैं कि ये जो या सेफ कस्टडी रखवाना या एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी रखवाना, कि आपने उससे कुछ उधार लिए थे, आप कुछ रखवाने के लिए ली था, आपने कहा यार ये मेरे पास एक बिल ऑफ एक्सचेंज पड़ा हुआ है, तुम ये अपने पास एज अ सिक्योरिटी के लिए रख लो, ठीक है, तो ये चीज स्क्रू कहलाएगी, ठीक है। ये बिल जो है अब ये स्क्रू बना है, क्यों? क्योंकि ये आपने सिर्फ कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पर रखवाया है, इसकी ओनरशिप आपने उसको कभी नहीं देना चाहिए, ठीक है, तो ये स्क्रू होता है। फिर हम चलते हैं मजीद इसमें, एक मिनट उसमें ऊपर का थोड़ा रह गया। The liability to pay in case of an screw does not arise if conditions agreed upon are not fulfilled or the purpose for which the instrument was delivered is not satisfied, ठीक है। It does not affect the right of a holder in due course। देखें जी, ये वही बातें लिखी हुई है, the liability to pay in case of an screw does not arise if conditions agreed upon are not fulfilled। आपने किसी कंडीशन के तहत भी उसके पास रखवाया होगा, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी तो लाजमी सी बात है लायबिलिटी अराइज नहीं होगी उस बिल की, ठीक है। कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पे हमने रखवाया होता है तो लाजमी बात है जब आप पेमेंट नहीं करेंगे तो वो आपकी सिक्योरिटी को यूज करेगा, ठीक है। अगर आप पेमेंट कर देंगे तो उस पर लायबिलिटी अराइज भी नहीं होगी। क्लियर है ये बात? तो ये स्क्रू कहलाते हैं, जो कि आप सेफ कस्टडी या आप कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पर चीजें रखवाते हैं। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं मेच्योरिटी ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। क्लासिफिकेशन पे हमें एक बार दोबारा आना पड़ेगा जब हम होल्डर इन ड्यू कोर्स पढ़ेंगे। अच्छा जी, मेच्योरिटी ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। मेच्योरिटी मींस द डेट ऑन व्हिच द पेमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट फॉल्स ड्यू। अब ये बेसिकली मेच्योरिटी ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, देखें मेच्योरिटी की डेट मालूम करना बड़ी जरूरी है जी फवाद साहब। देखिए स्क्रू क्या होता है, जब भी आप कोई कोलेटरल सिक्योरिटी या सेफ कस्टडी के लिए करें, फॉर एग्जांपल मैं तुम्हारे पास आता हूं, तुम मुझसे लोन मांगते हो, तुमने मुझसे लोन मांगा, मैंने कहा यार मेरे पास, मैं तुम्हें लोन दूंगा जब तुम मुझे कोई सिक्योरिटी के तौर पर चीज रखवाओगे, ठीक है। तुम्हारे पास एक बिल ऑफ एक्सचेंज पड़ा था कि फला शख्स ने तुम्हें पैसे देने थे, तुमने कहा मेरे पास जो है वो ये बिल ऑफ एक्सचेंज रखा हुआ है एज अ सिक्योरिटी। तुमने क्या करा, उसके पास रखवा दिया, तुमने उसको इंडोर्स नहीं करा, उसके पास सिर्फ रखवाया। जब तुमने उसको सेफ कस्टडी के लिए रखवाया ना, तो इसको कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए रखवाया, तो हम इसको कहते हैं तुमने स्क्रू की बन गया वो। अब अगर तुम उसको इंडोर्स कर देते तो उसकी ओनरशिप उसके बाद चली जाती, लेकिन अभी हुआ क्या है कि अभी उसके बाद ओनरशिप नहीं गई ना, तुम्हारी ये इंटेंशन थी कि ओनरशिप उसके पास जाए, तुमने सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी के लिए रखवाया, तो ये चीज कहलाती है स्क्रू। अच्छा, मेजोरिटी ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, देखिए मेजोरिटी से बात होगी जो उसकी पेमेंट डेट है, जो ड्यू डेट है, और ये भी मालूम करना बहुत जरूरी होती है कि ड्यू डेट क्या है, ठीक है। Maturity means the date on which the payment of instrument falls due. The instrument payable on demand becomes payable immediately. The check is always payable on demand, so there is no question of its maturity. An instrument which is not payable on demand becomes mature on the third day after the day on which is expressed to be payable. These 3 days are called days of grace. देखिए जी,
पहली बात उन्होंने कहा कि मैच्योरिटी डेट क्या होती है, वो डेट होती है जिसपे उस इंस्ट्रूमेंट को ड्यू होना है पेमेंट के लिए। चेक पे मैच्योरिटी डेट नहीं होगी क्योंकि चेक हमेशा पेबल ऑन डिमांड है, तो चेक पे आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वो जैसे ही आप पे करेंगे लेके जाएंगे बैंक में, बैंक आपको पे कर देंगे। ठीक है, पोस्ट क्रेडिट चेक आप लेते हैं लोगों से, वो लेना अलाउ नहीं है, लेकिन हम लोग ले लेते हैं, वो चीज लेना अलाउ नहीं होती। ठीक है, तो उसको इसमें कंसीडर नहीं करिएगा, लेकिन चेक हमेशा पेबल ऑन डिमांड होता है। आप बैंक लेके जाते हैं तो वो पे हो जाता है, और पेबल ऑन डिमांड में तो मैच्योरिटी डेट का सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि इमीडिएट पेमेंट होती है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट की, तो उस पर एक डेट लिखी हुई है, उसके जो भी पेमेंट डेट लिखी हुई होगी उसके बाद 3 दिन आपने और लेने। ठीक है, 3 दिन जो है वो ग्रेस डेज है, उन 3 दिन के बाद हम कहेंगे कि अब ये ड्यू हो गया है, आप इसकी पेमेंट करें। जो डेट लिखी होती है उसके बाद 3 दिन ग्रेस पीरियड होता है, वो 3 दिन आपने देने होंगे। अच्छा, पोस्ट डेटेड चेक लेना अलाउ नहीं होता, वो हम सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग पे ले रहे होते हैं। पोस्ट डेटेड चेक की कोई वैल्यू नहीं होती। आप मुझे बताएं ना, आप अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन में पोस्ट डेटेड चेक को रिकॉर्ड करते हैं? अगर आपके अकाउंट में अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस है 10,000, ठीक है, और आप जो है एक पोस्ट क्रेडिट चेक रिसीव करेंगे, तो क्या आप लायबिलिटी को कम कर देंगे? सॉरी, रिसीवेबल को कम कर देंगे? आप कर देंगे बैंक डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट? कभी भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि पोस्ट क्रेडिट चेक है। अच्छा, पोस्ट क्रेडिट चेक क्या होता है? पोस्ट क्रेडिट चेक ये होता है कि आज क्या है, आज 10 दिसंबर है, मैं आपको आज के दिन 15 दिसंबर का चेक दे दूं, तो ये चीज कहलाती है पोस्ट क्रेडिट चेक, कि मैंने आपको आगे की डेट का चेक दे दिया। ठीक है, आगे की डेट का चेक देना कहलाता है पोस्ट डेट चेक, जिसकी लॉ की नजर में कोई हैसियत नहीं होती और देना भी अलाउ नहीं होता, वो लेना भी अलाउ नहीं होते, लेकिन लोग ले रहे होते हैं अंडरस्टैंडिंग। कैलकुलेशन ऑफ डेट ऑफ मेच्योरिटी पे आ जाए, ये बात समझ में आ गई कि जो भी पेमेंट डेट लिखी होगी उसके बाद जो 3 दिन होते हैं वो ग्रेस पीरियड होते हैं, और उन 3 दिन के बाद जो है वो पेमेंट आपने करनी होती है। अब कैलकुलेशन में देख लेते हैं कौन कौन से डेज इंक्लूड है और कौन कौन से डेज इंक्लूड नहीं है। The maturity of a bill or note is calculated as under: if a note or bill is payable at stated number of months after the date or after sight or after a certain event, it becomes payable after 3 days of the corresponding date of the month after the stated number of months. वही बात लिखी है कि जो भी उस पर डेट लिखी है, फॉर एग्जाम्पल 10 दिसंबर लिखी है तो वो ड्यू होगा 13 दिसंबर को। क्यों? क्योंकि हम उसमें लेंगे ग्रेस डेज, 3 ग्रेस डेज इंक्लूड होंगे, आ जाएंगे। जो भी डेट लिखी है उसके बाद के 3 दिन आपने लिखते हैं। सेकंड लिखा है, इफ द मंथ इन विच द पीरियड टर्मिनेट्स हैज नो करस्पॉन्डिंग डे, इट बिकम मेच्योर ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ। ठीक है जी, एक मिनट। देखिए, इफ द मंथ इन विच द पीरियड टर्मिनेट्स हैज नो करस्पॉन्डिंग डे, इट बिकम्स मेच्योर ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर महीने की जो डेट थी वो डेट लिखी थी जिसमें करस्पॉन्डिंग डे नहीं आ रहा, ठीक है, इट बिकम्स मेच्योर ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ। फॉर एग्जाम्पल, आपने लिख दिया था 30 दिसंबर। जब आपने 30 दिसंबर लिखा तो दिसंबर के मंथ में अब सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन बचा है, 3 दिन नहीं बचे, तो हम 3 दिन नहीं लेंगे, अब लास्ट डे ले लेंगे। पहले वाले पॉइंट में क्या था कि हमने 3 दिन लेने थे ऑफ द करस्पॉन्डिंग डेट ऑफ द मंथ आफ्टर द स्टेटेड नंबर ऑफ मंथ्स, कि जो भी आपने डेट लिखी थी उसी महीने के 3 दिन ले लेते हैं हम लास्ट मंथ में। लेकिन अगर आप इस तरह का ले रहे हैं कि आपने लास्ट डे लिखा है, तो फिर वो लास्ट डे ही मंथ का हो जाएगा। एक क्वेश्चन आ गया,
अगर 31 दिसंबर लिखा है तो 31 दिसंबर के बाद दिसंबर के महीने में कोई भी डे नहीं बचता तो ग्रेस पीरियड भी आपका नहीं होगा, आपका वही 31 दिसंबर ही लास्ट डे हो जाएगा। हमने उसी मंथ के 3 करस्पॉन्डिंग डे लेने होते हैं। ठीक है जी, पहले वाले पॉइंट में क्या था कि अगर आपके स्टेटेड नंबर ऑफ मंथ्स है लेकिन आपकी जो डेट आ रही है मेच्योरिटी की जो आपने लिखी है वो फॉर एग्जांपल आपने 10 दिसंबर लिखी हुई है, तो 10 दिसंबर के बाद दिसंबर के महीने में दिन बचते हैं तो हम 3 दिन जो ग्रेस पीरियड लेंगे वो उसी महीने का लेंगे कि आपने 3 दिन उसी महीने के देने हैं। लेकिन इफ द अमाउंट इन विच द पीरियड टर्मिनेट्स हैज नो करस्पॉन्डिंग डेट इट बिकम मेच्योर ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ, कि अगर जिस महीने में बिल की मुद्दत पूरी हो रही है जो डेट तुमने लिखी है उसके बाद उस महीने के अंदर कोई मजीद दिन नहीं बचते तो फिर तुमने उसी महीने का लास्ट डे लेना है। फॉर एग्जांपल अगर तुम 31 दिसंबर डेट लिख रहे हो तो 31 दिसंबर का आखिरी दिन है, इसके बाद दिसंबर के महीने में कोई दिन नहीं आता, कोई भी दिन नहीं बचता, तो इसलिए अब 31 दिसंबर ही डेट होगी। अगर 30 दिसंबर तुम लिख रहे थे तो 1 दिन बच रहा था दिसंबर का तो 31 दिसंबर होगी। अगर तुम 29 दिसंबर लिख रहे थे तो 2 दिन दिसंबर के बच रहे थे 30 और 31 तो 31 दिसंबर होगी। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग डे का मतलब ये है कि उसी महीने के 3 दिन लेने हैं आपने। अगर उस महीने में 3 दिन नहीं है तो बस नहीं है, फिर कोई ग्रेस पीरियड नहीं हो रहा आपका। अच्छा जी, फिर हम आते हैं नेक्स्ट। The day on which the bill or note is drawn or presented for acceptance or signed or the day on which the event happens is excluded. अब ये कह रहे हैं कि जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो वो दिन भी हटा देंगे जिस दिन वो बनाया गया या जिस दिन वो प्रेजेंट किया गया एक्सेप्टेंस के लिए, तो वो या वो इवेंट जिसपे आपको याद होगा हमने कहा था कि आप बातों बाद इवेंट भी डिसाइड कर सकते हैं जो कि होने वाला है, कि जब वो इवेंट होगा तो वो वाला दिन हम हटा देंगे। मतलब जिस दिन वो बन रहा है या जिस दिन वो प्रेजेंट हो रहा है एक्सेप्टेंस के लिए या जिस दिन इवेंट हैपन हो रहा है वो वाला दिन आप एक्सक्लूड कर देंगे काउंटिंग के वक्त, वो दिन काउंट नहीं करेंगे। फिर है when the day on which a note or bill is at maturity is a holiday, the instrument is deemed to be due on the next preceding business day. अब ये प्री नहीं लिखा होगा, ये प्रो लिखा होगा, नहीं ये प्रीसीडिंग बिजनेस डे लिखा है। ठीक है, when the day on which the note or bill is at maturity is a holiday, the instrument is deemed to be due on the next preceding business day या proceeding business day। इसको मैं थोड़ा सा कंफर्म कर लूंगा। अच्छा, नॉर्मली ये होता है कि when the day कि कभी भी अगर बिल की जो मेच्योरिटी है वो किसी हॉलीडे में पड़ जाए तो जो नेक्स्ट बिजनेस डे होता है उस दिन वो बिल मेच्योर्ड होता है। ठीक है, नॉर्मली यही होता है, तो आप यही याद रखिएगा कि अगर कोई भी दिन फॉर एग्जाम्पल आपको 10 तारीख को बिल पे करना था लेकिन 10 तारीख को कोई हॉलीडे आ रहा है तो अब वो 11 तारीख को पे होगा। ठीक है, नेक्स्ट बिजनेस डे हम ले लेते हैं। फिर the expression public holiday includes Sunday and any other day declared by the federal government by notification in the official gazette to be a public holiday। अच्छा, ये जो इन्होंने ऊपर बात करी है पब्लिक हॉलीडे वाली, उसमें उन्होंने कहा कि पब्लिक हॉलीडे में संडे भी आता है या कोई भी ऐसा दिन जिसको फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है सिंध गवर्नमेंट नहीं, फेडरल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में छुट्टी का दिन मुकर्रर कर दे, डिक्लेयर करे। जैसे कि 25 दिसंबर आपका पब्लिक हॉलीडे, ठीक है। ऑफिशियल गैजेट के महीने होते हैं आपके जो मुल्क के लीडिंग न्यूज़पेपर होते हैं, ठीक है, जैसे कि डॉन हुआ, जंग हुआ, एक्सप्रेस हुआ, ये आपके लीडिंग न्यूज़पेपर हैं
जिनमें कोई छुट्टी का दिन अगर गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दे, तो द एक्सप्रेशन पब्लिक हॉलीडे इंक्लूड संडेज एंड एनी अदर डे, कि इसमें पब्लिक हॉलीडे में संडे भी आते हैं या कोई भी ऐसा दिन जो फेडरल गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दे कि आज छुट्टी का दिन है ऑफिशियल गैजेट के अंदर। ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं पेमेंट इन ड्यू कोर्स में। पेमेंट इन ड्यू कोर्स मींस पेमेंट इन अकॉर्डेंस विद द एक मिनट, ये यहाँ पे जो है ये प्रीसीडिंग ही है, प्रीसीडिंग बिजनेस डे। जैसे कि अगर कोई भी जो है बिल जो है वो 30 जनवरी को ड्यू हो रहा था, लेकिन 30 जनवरी को पब्लिक हॉलीडे बढ़ गया, तो वो प्रीसीडिंग बिजनेस डे में आएगा। प्रीसीडिंग का मतलब ये है कि 12th को वो ड्यू हो जाएगा। ठीक है, तो वो 12th को ड्यू होगा, एक दिन पहले हम उसको ड्यू कर देंगे, बाद में नहीं देंगे। हाँ, वो प्रीसीडिंग है, देख लिया हमने। अच्छा जी, पेमेंट इन ड्यू कोर्स पे आ जाते हैं। पेमेंट इन ड्यू कोर्स मींस पेमेंट इन अकॉर्डेंस विद द अपरेंट टेन्योर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इन गुड फेथ and without negligence to any person in possession thereof. Under circumstances, we do not afford a reasonable ground for believing that he is not entitled to receive the payment of the amount therein mentioned. For a payment in due course, the following condition must be fulfilled. देखिए, apparent tenor के महीने होते हैं कि जैसा उसमें लिखा गया है वैसे आपने पेमेंट करनी है according to the terms and condition of the bill. ये चीज कहलाती है apparent tenor। ठीक है, पेमेंट इन ड्यू कोर्स कहलाता है कि आप बिल्कुल apparent tenor के तहत एक गुड फेथ में पेमेंट करें। गुड फेथ का मतलब ये होता है कि विदाउट नेग्लिजेंस, आपने विदाउट नेग्लिजेंस पेमेंट करनी है। कि आपको ये श्योर होना चाहिए, ये मेक श्योर करना है कि जो बंदा इसका इस वक्त होल्ड किया हुआ है और पेमेंट डिमांड कर रहा है, ये एंटाइटल्ड भी है पेमेंट के लिए। ठीक है, ये एंटाइटल भी है पेमेंट के लिए। यही वजह होती है कि जब आप बैंक जाएं और एक अमाउंट जो हो वो एक ज्यादा अमाउंट का अगर कोई कैश चेक वगैरह ले जाए, तो नॉर्मली बैंक क्या करता है, बैंक फोन करता है जिसका बैंक अकाउंट होता है। बैंक कहता है भाई आपके अकाउंट में इतने का चेक आया है, मैं इसको क्लेम पास करूं या ना करूं। ये वजह क्या है, ये वजह इसीलिए है कि ये चीज कहलाती है पेमेंट। बैंक कर क्या रहा है कि अपरेंट टेन्योर तो ठीक है, आपने जिसका नाम लिखा उसको पेमेंट हो रही है, लेकिन बैंक ये भी मेक श्योर कर रहा है कि आप एंटाइटल भी हैं इस पेमेंट को रिसीव करने के लिए। वो सेफ साइड पर रहने के लिए उस चीज को भी एंटाइटल कर रहे हैं कि आप एंटाइटल भी हैं पेमेंट रिसीव करने के लिए कि नहीं है। ठीक है, तो ये चीज कहलाती है पेमेंट इन ड्यू कोर्स के आपने ना सिर्फ अपरेंट टेन्योर को फॉलो करना है, बल्कि विदाउट नेग्लिजेंस आपने एंटाइटलमेंट भी देखनी है कि हाँ जो शख्स इस पेमेंट को रिसीव करने आ रहा है, जिसके पोजीशन में ये चीज है, वो एंटाइटल है इस पेमेंट को रिसीव करने के लिए। अच्छा, अब इसके लिए मजीद कुछ कंडीशंस होती हैं जिसको सेटिस्फाई करना होता है, तो हम कहते हैं कि जी वो पेमेंट इन ड्यू कोर्स होती है। तो पहली तो ये होती है अपरेंट टेन्योर। द पेमेंट मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद द अपरेंट टेन्योर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। जो बात कही गई है, जो टर्म्स एंड कंडीशन है, उसके तहत अगर कोई पेमेंट की जाती है तो उसे हम कहते हैं कि अपरेंट टेन्योर के तहत करिए। अगर आप पेमेंट डेट से पहले पेमेंट कर दें तो भी अपरेंट टेन्योर में नहीं आती। ठीक है, पेमेंट डेट के बाद करेंगे तो भी अपरेंट टेन्योर में नहीं आती। बिल्कुल जो कहा गया है उस तरह से करेंगे तो अपरेंट टेन्योर आता है। The payment must be in accordance with the apparent tenor of the instrument. A payment before maturity cannot be called a payment in due course. Thus, if a bill is paid before the last day of the grace and is subsequently endorsed over, it is valid in the hands of the holder in due course, and the acceptor will be liable to pay again on the instrument. ठीक है, similarly, a payment by a bank of a post-dated check before the date mentioned thereon cannot be called as a payment in due course. देखिए, ये बड़े काम की बात है कि आपने बिफोर मेच्योरिटी बिल पे नहीं करना, क्योंकि देखिए अगर आप बिफोर मेच्योरिटी कोई बिल पे कर देते हैं, लास्ट ग्रेस डे के से पहले पहले आप अगर कोई बिल पे करते हैं और उसके बाद उस शख्स ने आपसे पेमेंट लेने के बाद भी उसको अगले को इंडोर्स कर दिया और वो बिल किसी होल्डर इन ड्यू कोर्स के बाद चला गया, तो होल्डर इन ड्यू कोर्स आपसे दोबारा पेमेंट लेगा।
ठीक है। इसी तरह अगर कोई बैंक है, आज 10 दिसंबर है, आप उसके बाद 15 दिसंबर का चेक लेकर जाएं और वो बैंक आज उस चेक को पेमेंट कर रहा है आपको, तो वो भी पेमेंट इन ड्यू कोर्स में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो पोस्ट डेटेड चेक की पेमेंट कर रहा है, बिफोर डेट कर रहा है। तो पेमेंट इन ड्यू कोर्स के लिए जरूरी होता है कि आप अपरेंट टेन्योर के तहत पेमेंट करें। इसका मतलब है कि जो पेमेंट की डेट मेंशन की गई है, आप उस डेट के तहत ही पेमेंट करेंगे। ठीक है, जो तरीकेकार बयान है उसी तरीकेकार के तहत करेंगे तो अपरेंट टेन्योर है। और पेमेंट इन ड्यू कोर्स हम तभी कहेंगे जब अपरेंट टेन्योर भी हो रहा हो, दूसरा गुड फेथ एंड विदाउट नेग्लिजेंस आप पेमेंट कर रहे हो। ये दोनों सेट कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो रही होंगी तो हम कहेंगे ये पेमेंट इन ड्यू कोर्स है। होल्डर इन ड्यू कोर्स देखो, अगर तुमने बिल ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है, उसका ग्रेस डे मिला के मैच्योरिटी डेट बन रही थी 3 दिसंबर, तुम उसको अगर उससे पहले पे कर रहे हो किसी शख्स को, तुमने पे कर दिया उसको 1 दिसंबर को, और उसने क्या करा, सेकंड को किसी और को एंडोर्स कर दिया, फॉर एग्जांपल किसी होल्डर इन ड्यू कोर्स को एंडोर्स कर दिया। अब होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास तो मुख्तलिफ प्रिविलेजेस होते हैं क्योंकि वो कंसिडरेशन के अगेंस्ट में लेता है। तो अब क्या होगा, अब होल्डर इन ड्यू कोर्स आपसे दोबारा पेमेंट ले लेगा और आप पे करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं करा। बिल के लिए जरूरी है कि आप उसको पेमेंट इन ड्यू कोर्स ही करें, जो उस पर डेट लिखी है आप उसी डेट पे पे करें। क्योंकि देखिए ना, लॉ ने आपको डिस्काउंटिंग का ऑप्शन भी दिया हुआ है ना, मुख्तलिफ ऑप्शन तो आपने लॉ ने दिए हैं। अगर उसको जरूरत थी और वो आपके पास आ गया कि यार इस बिल की डेट से पहले मुझे पे कर दो, तो वो आपके पास क्यों आया? वो बैंक जाके डिस्काउंट करा लेता। लॉ ने तो उसको अलाउ किया हुआ है कि बैंक उसको डिस्काउंट कर देता। तो यही वजह है कि लॉ ने कहा है कि आप पेमेंट इन ड्यू कोर्स करें। इसका मतलब है आप अपरेंट टेन्योर, जो कि उस पर लिखा हुआ है तरीकेकार, जो डेट लिखी है, जो मैच्योरिटी डेट है, जो आपकी ग्रेस पीरियड मिला के मैच्योरिटी डेट बनी, आप उस डेट को पे करें। दूसरा, गुड फेथ एंड विदाउट नेग्लिजेंस करें। द पेमेंट मस्ट बी मेड इन गुड फेथ एंड विदाउट नेग्लिजेंस। इट मस्ट बी मेड अंडर द ऑनेस्ट बिलीफ दैट द पर्सन डिमांडिंग पेमेंट इज लीगली एंटाइटल्ड टू इट। कि आपने ये भी मेक श्योर करना है कि भाई जो शख्स इस पेमेंट की डिमांड कर रहा है ये लीगली एंटाइटल है कि ये मुझसे पेमेंट रिसीव करेगा। ये आपका ऑनेस्ट बिलीफ होना चाहिए। यही वजह है, जब बैंक में कभी भी आप चेक करिएगा, आप बड़े अमाउंट का किसी के अकाउंट का चेक लेके जाएंगे, बैंक आपको फौरन पेमेंट नहीं देगा। बैंक आपको बैठाएगा और उसको कॉल करेगा, फिर ही वो पेमेंट क्लियर करेगा। इसी तरह बैंक अपने साइन भी चेक कर रहा होता है। क्यों कर रहा होता है? वो मेक श्योर कर रहा होता है क्योंकि देखिए वो कर रहे होते हैं पेमेंट इन ड्यू कोर्स के अपरेंट टेन्योर को तो वो फॉलो कर रहे हैं कि जैसा लिखा है उसके तहत पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन दूसरा पॉइंट भी सेटिस्फाई कर रहे होते हैं कि गुड फेथ एंड विदाउट नेग्लिजेंस। इसलिए वो साइन वगैरह तमाम चीजों को मैच करके फिर जब सेटिस्फाई हो जाते हैं तो फिर वो आपको पेमेंट करते हैं। द पेमेंट मस्ट बी, ठीक है, द पेयर must not be guilty of any negligence in making the payment. If the payer makes payment without making necessary inquiry in case of suspicious circumstances, such payment cannot be called payment in due course. हम कहते हैं कि ऐसी पेमेंट को पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं कहा जाता। तो ये दोनों कंडीशंस जो है ये सेटिस्फाई करना जरूरी होती है। ठीक है। तीसरी, holder of instrument, the payment must be made to a person in possession of the instrument who is entitled to receive payment. A payment without requiring production of the instrument is not a payment in due course. The payer must see the instrument before payment. He must also obtain the instrument on payment. अब चौथा तीसरा पॉइंट उन्होंने एक और कर दिया। उन्होंने कहा कि देखिए ये भी जरूरी है कि जिस इंस्ट्रूमेंट के अगेंस्ट में आप पेमेंट कर रहे हैं वो डिमांड करें कि आप ये इंस्ट्रूमेंट आप मुझे दे दें क्योंकि मैं आपको इसके अगेंस्ट में पे कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये भी एक चीज है, होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट भी होना चाहिए। एक तो आपने डिमांड करनी है और ये भी देखना है कि मेक श्योर करना है कि भाई जिसके पास जो आपसे पेमेंट डिमांड कर रहा है इसके पास ये इंस्ट्रूमेंट पोजीशन में भी है। ऐसा तो नहीं है कि इसके पोजीशन में इंस्ट्रूमेंट ना हो, उसके पोजीशन में इंस्ट्रूमेंट का होना जरूरी है। फिर चौथा है लीगल टेंडर मनी। The payment must be made in money only unless the holder agrees to accept the payment in any other medium or check or draft. पेमेंट हमेशा कैश की सूरत में होनी है, लीगल टेंडर के मायने है जो आपके मुल्क की करेंसी है। ठीक है जी, हमेशा आपने लीगल टेंडर मनी में पेमेंट करनी है जब तक के जो होल्डर है वो अगर आपसे कोई दूसरा मीन एक्सेप्ट ना करे। फॉर एग्जाम्पल वो बोले नहीं यार आप मेरे को ऑनलाइन ट्रांसफर कर दें, या वो कहे कि नहीं जी
आप मुझे जो है वो चेक में दे दें या ड्राफ्ट दे दें, कोई ऐसी बात कर रहा है तो अलग चीज है, लेकिन पेमेंट हमेशा आपने लीगल टेंडर मनी में ही करनी। एग्री कर रहा है वो सही है, नहीं एग्री कर रहा कोई मसला नहीं, तो फिर आपने उसमें दें। ठीक है जी, यहाँ पे आके आपका ये वाला चैप्टर एंड हो रहा है। हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर। अगर यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ लें, वरना फिर हम नेक्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट करते हैं। कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लें। अच्छा, चलिए कोई सवाल नहीं है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमने बात करनी है पार्टीज में, क्योंकि आपने 3 तरह के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़े हैं और 3 तरह के इंस्ट्रूमेंट में मुख्तलिफ तरह की पार्टीज भी शामिल होती हैं। फिर आपने होल्डर भी पढ़ा है, होल्डर इन ड्यू कोर्स को भी आपने नाम सुना है, तो वो तमाम चीजें भी हमने देखनी है। तो पार्टीज टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में आ जाते हैं, तो सबसे पहले तो होल्डर की बात कर लेते हैं। होल्डर कौन होता है? ठीक है, द होल्डर ऑफ अ प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक मींस द पेई और एंडोर्सी हु इज इन पोजीशन ऑफ इट or the bearer thereof, but not include a beneficial owner claiming through a ये क्या लिखा हुआ, बेनिफिटर लिखा हुआ होगा ये। when the note, bill or check is lost and not found again or is destroyed, the person in possession of it or the bearer thereof at the time of such loss or destruction shall be considered holder। ठीक है, पहले पैराग्राफ में वो कहते हैं कि जी होल्डर कौन होता है? प्रोमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक का जो कि पेई या एंडोर्सी हो, हु इज इन पोजीशन ऑफ इट, पेई और एंडोर्सी भी हो, जिसको पेमेंट के जरिए पे हो रहा हो या जिसकी एंडोर्समेंट जिसके नाम पे हुई भी हो। ठीक है, और दूसरा उसके पास पोजीशन भी हो। ठीक है, लेकिन इसके अंदर हम बेनिफिशियल ओनर के बेनिफिशियल ओनर को इसके अंदर क्लेम नहीं करेंगे, बट इट डज नॉट इंक्लूड अ बेनिफिशियल ओनर क्लेमिंग थ्रू अ बेनामदार, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो बेनिफिशियल ओनर को इसके अंदर हम इंक्लूड नहीं करते। जिसको बेनिफिशियल ओनर समझ लें, जिसको एक बेनिफिशियरी के तौर पे सिर्फ इंस्ट्रूमेंट मिल रहा। ठीक है, तो बेनिफिशियल ओनर को हम इसके अंदर कंसीडर नहीं कर रहे होते। ठीक है, तो होल्डर प्रोमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज का कौन होता है? जो या तो पेई हो, पेमेंट उसको होनी हो, या उसको एंडोर्समेंट हुई हो, एंडोर्सी बनाओ, एंडोर्सी बन के बिल आज उसके पास आ गया हो और उसके पोजीशन में भी हो। ठीक है, फिर मजीद इसमें बात करते हैं। ठीक है जी, अच्छा एक स्टूडेंट ने मुझे बताया कि ये सर बेनामदार लिखा हुआ है, जिसमें समझ में नहीं आ रहा था, बट डज नॉट इंक्लूड अ बेनिफिशियल ओनर क्लेमिंग थ्रू अ बेनामदार। ठीक है, कि अगर कोई अपने आप को बेनामदार क्लेम करे, फिक्टिशियस ओनर क्लेम कर रहा हो, तो उसको हम इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे होते। When the note, bill or check is lost and not found again or is destroyed, the person in possession of it or the bearer thereof at the time of such loss or destruction shall be considered its holder। कि अगर कोई भी चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट जो भी हो वो मिल ना रहा हो या डिस्ट्रॉय हो गया हो, द पर्सन
not found again or is destroyed, the person in possession of it and the bearer thereof at the time of such lawful destruction shall be considered its holder. तो जिस वक्त वो लॉस्ट हुआ हो, जिस वक्त वो चेक स्टोल हुआ, जो भी कुछ हुआ जिसके पास से हुआ होगा, तो हम उसको कहेंगे कि वो शख्स जब लॉस हो रहा था तो वो उसका होल्डर था। ठीक है, यही बात लिखिए कि जब भी आपका नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक जो है वो मिल ना रहा हो गया हो, तो जो भी शख्स उस वक्त वो लॉस बेयर कर रहा होगा उसको हम कहेंगे कि ये इसका होल्डर था। ठीक है, अब होल्डर बनने के लिए आपको कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करना जरूरी होता है। वो क्या क्या होती है? पहली, ठीक है, पहली है एंटाइटल्ड टू पजेस। ठीक है, इन ऑर्डर टू बिकम अ होल्डर द पर्सन हैव अ लीगल राइट टू पजेस। ठीक है, द पर्सन मस्ट बी नेम्ड इन द इंस्ट्रूमेंट एज द पेई और एंडोर्सी और द बेयरर if it is bearer instrument. However, the heir of a deceased holder is also a holder, so is not a payee, endorsee, or bearer thereof. Thus, a thief or finder or an endorsee under forged signature cannot become holder, so is possess the instrument. कहते हैं कि होल्डर बनने के लिए जरूरी है कि आपके पास लीगल राइट होना चाहिए उसको होल्ड करने का, उसको पजेस करने का इंस्ट्रूमेंट को। ऐसा ना हो कि आप चोरी करके लाए और आप कहेंगे मैं होल्डर हूं। नहीं, आपके पास एक लीगल राइट का होना जरूरी है। लीगल राइट कैसे आता है? या तो आप खुद पे ही हो कि पेमेंट आपको होनी हो, या आपको इंडोर्स किया गया हो, आपके नाम पे इंडोर्स हुआ हो। ठीक है, तो हम कहेंगे कि आप होल्डर है। या अगर कोई बेयरर इंस्ट्रूमेंट था और आपके पास लीगल राइट था, किसी ने आपको बेयरर इंस्ट्रूमेंट दिया था, तो भी हम आपको होल्डर कहेंगे, लेकिन आपके पास लीगल राइट होना चाहिए उसको रिटेन रखने का। ठीक है, लेकिन अगर जैसे कि कोई शख्स था वो होल्डर था, उसका इंतकाल हो गया, जब इंतकाल हुआ तो उसका जो भी नेक्स्ट टू किन था, नेक्स्ट टू किन को लाजमी बात है सारे एसेट्स ट्रांसफर होते हैं, तो ये भी एक एसेट ही था, वो ट्रांसफर हुआ। जब ट्रांसफर हुआ तो ना वो पेई था ना उसके नाम पे वो इंडोर्स था, लेकिन हम फिर भी उसको होल्डर कहेंगे। क्यों होल्डर कहेंगे? क्योंकि वो होल्डर का नेक्स्ट टू किन था, तो आज उसके बुक भी हम होल्डर कहेंगे उस इंस्ट्रूमेंट का। लेकिन अगर कोई चोरी करता है या किसी को कोई इंस्ट्रूमेंट मिलता है या वो कोई फोर्स सिग्नेचर वगैरह करके अपने नाम पे जबरदस्ती को एंडोर्सी कर लेता है, ठीक है, अपने आप को एंडोर्सी बना लेता है, तो हम उसको होल्डर नहीं कहते, क्योंकि उसके पास लीगल राइट नहीं था। ठीक है, तो लीगल राइट होना बड़ा जरूरी है, पहली बात तो ये होगी। दूसरी, entitled to receive the amount. In order to become the holder, the person must have the right to receive the amount of the instrument and give a valid discharge to the payer. Thus, one may be the bearer or paying or endorsee, but he may not be the holder if a court prohibits him from receiving the amount. For example, in case of a pro note payable to A or order, A keeps the note with B for safe custody. B will not become the holder, although the instrument in his possession. ठीक है, कह रहे हैं कि ये भी जरूरी है कि एंटाइटल टू रिसीव द अमाउंट हो। ठीक है, कि वो ना सिर्फ उसका पोजीशन रखता हो बल्कि उसके बाद एंटाइटलमेंट भी हो कि वो उस पर अमाउंट रिसीव कर सके। जैसे कि इन्होंने बताया कि बाद में ऐसा भी होता है कि एक अच्छा ना सिर्फ अमाउंट रिसीव कर सके बल्कि जो पे कर रहा है उसको एक वैलिड डिस्चार्ज भी मिले, मतलब आपकी तरफ से उसकी लायबिलिटी भी खत्म हो। बाद ऐसा भी हो सकता है कि आप होल्डर हो लेकिन आपको कोर्ट में रोका हुआ हो कि आप उससे अमाउंट रिसीव नहीं कर सकते। जैसे कि इसमें लिखा है इन फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ अ प्रो नोट पेबल टू ए और ऑर्डर, A keeps the note with B for safe custody. B will not become the holder although the instrument is in his possession. देखिए, B के पास लीगल राइट था क्योंकि A ने उनके पास सेफ कस्टडी के लिए खुद से रखवाया, चोरी करके वो नहीं लाए, तो लीगल राइट है, पोजीशन उनके पास लीगल है, लेकिन वो एंटाइटल नहीं है कि उससे अमाउंट रिसीव कर ले। ठीक है, तो ना सिर्फ आपने पोजीशन देखना होता है बल्कि दूसरा आपने उसकी एंटाइटलमेंट भी देखनी है कि क्या ये एंटाइटलमेंट भी रखता है कि हाँ ये इसके अगेंस्ट में अमाउंट रिसीव कर सके। होल्डर के पास तो होना ही बेटर टाइटल चाहिए, सही है, होल्डर के पास तो हमेशा टाइटल जो वो डिफेक्टिव आएगा ही नहीं। वैसे तो हर बंदे के पास ही टाइटल डिफेक्टिव नहीं आना चाहिए, लेकिन देखिए होल्डर इन ड्यू कोर्स का एक प्रिविलेज है
कि उसके बाद खुद से बेटर टाइटल, अगर आपका टाइटल भी डिफेक्टिव है ना तो उसके बाद अगर चीज आ गई तो उसके बाद बेटर टाइटल आएगा, अगर वो गुड फेथ में। होल्डर के साथ ऐसा सीन नहीं है, अगर कोई चीज डिफेक्टिव टाइटल की होल्डर के पास आ गई तो आज भी वो डिफेक्टिव टाइटल की ही रहेगी। ठीक है। अब दूसरी बात हम करते हैं एंटाइटल्ड टू नेगोशिएट। इन ऑर्डर टू बिकम द होल्डर द पर्सन मस्ट हैव द राइट टू नेगोशिएट इट फर्दर अकॉर्डिंग टू द लॉ। ठीक है। मजीद उसके पास ये राइट भी होना चाहिए कि उसको फर्दर नेगोशिएट भी कर सकता है, मतलब किसी और के नाम पे इंडोर्स भी कर सकता हो, ये राइट भी उसके पास होगा अगर वो होल्डर है। ठीक है। अगर गौर करें तो ये राइट्स ऑफ होल्डर भी बन रहे हैं आपके पास, ना सिर्फ कंडीशन है बल्कि राइट्स ऑफ होल्डर भी बन रहे हैं। फिर है एंटाइटल्ड टू सू। In order to become holder, the person must also be entitled to sue on such instrument in his own name if a person responsible to make payment refuses to pay. The person to become holder must have a right to sue in his own name for payment. फिर उसके बाद एक और चीज क्या है, सू करने का भी राइट हो कि कल को जिस शख्स ने पेमेंट करनी है अगर वो उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर पेमेंट नहीं करता तो होल्डर अपने नाम से सूट फाइल कर सकता। ठीक है। जिस शख्स ने पेमेंट करनी है अगर वो पेमेंट नहीं करता तो होल्डर ने अपने नाम से सूट फाइल करना है, तो ये भी उसके पास होना चाहिए एंटाइटल्ड टू सू। अगर ये चारों कंडीशन पूरी है तो हम कहेंगे कि ये एक होल्डर है और यही चार होल्डर के राइट्स के, राइट टू पजेस हो गया, राइट टू रिसीव द अमाउंट हो गया, राइट टू नेगोशिएट हो गया और राइट टू सू हो गया। ठीक है जी, क्लियर। फिर इसी तरह हम आते हैं, अच्छा हम यहीं तक इसको रखते हैं क्योंकि हमारे पास 10 मिनट ही रह गए, तो ये कंप्लीट तो नहीं हो पाएगा पूरा। फोल्डर इन ड्यू कोर्स पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसको यहीं पे मैं स्टॉप कर देता हूँ। अगर यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ लें, वरना फिर हम यहीं पे क्लास को एंड कर देते हैं। कोई कुछ पूछना चाह रहा है तो पूछ लें। चलें जी, किसी ने कुछ नहीं पूछना, यही ध्यान रखते हैं, हम क्लास को एंड करते हैं। कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।